नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में डॉक्टर संजय उप्रेती हैं। आप एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और भौतिकी के क्षेत्र में आप बहुत ही गहन पकड़ रखते हैं। हम फिजिक्स के जो टॉपिक जो वेक्टर है उस पर हमने पिछले बार बात की थी, और उससे थोड़ी आगे जाकर फिजिक्स में हम कई बार स्केलर राशियों को वेक्टर राशियों की तरह उपयोग करते हैं, और उसके लिए फिर हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। ये सब हम कैसे करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें दो चीजों पर विशेष ख्याल करना पड़ेगा। एक तो है स्केलर राशि और वेक्टर राशि, और दूसरी बात है स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो स्केलर राशि और वेक्टर राशि को तो बच्चे जानते हैं और अधिकांश लोग समझते हैं। तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या है, इस पर हम डॉक्टर संजय से बातें करेंगे। तो डॉक्टर संजय नमस्कार। नमस्कार। तो थोड़ी आप हमें ये बताइए कि जो स्केलर राशि और वेक्टर राशि को तो बच्चे समझते हैं, लेकिन ये स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड ये क्या चीज है? तो स्केलर फील्ड, जैसे आप गणित में फंक्शन लिखते हैं, कभी जी आपने कहा साइन एक्स एक फंक्शन है, जी या कोई भी एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, आपने कहा एफ कोई एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू 3x² + 4x + 5 मान लो। तो जब आप ये फंक्शन लिखते हैं तो आपको थोड़ा गुण में जाने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या होता है। कि आपने कोई x की वैल्यू दी, उसमें फंक्शन की एक वैल्यू आई, दूसरी भी x की वैल्यू रखी, दूसरी फंक्शन की वैल्यू आई। तो जो वैल्यू होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, खाली एक नंबर होता है। अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो x इक्वल टू अगर π/2 करेंगे तो साइन π/2 आपका एक वैल्यू आ गई 1, साइन 0 0 आ गया। तो इसको हम कहेंगे कि स्केलर फंक्शन कहेंगे। ठीक है। अब कोई अगर ऐसा फील्ड है जो साइन एक्स से डिफाइन होगा या किसी और फंक्शन से डिफाइन होगा, या इस तरह के, अभी तो हमने एक्स बताया, मान लो कि तीन अलग अलग फंक्शन एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता हो कोई चीज, तो तीनों आयाम है, 3 डायमेंशन में कोई अगर चीज हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम स्केलर फील्ड बोलते हैं। जैसे आपका प्रेशर है या डेंसिटी है, प्रेशर वायुमंडल में प्रेशर आता है और जगह आता है। प्रेशर क्या है, किसी भी पॉइंट पे हमने प्रेशर की क्या वैल्यू है, किसी भी पॉइंट में डेंसिटी क्या है किसी मटेरियल की। अब वैसे तो देखा जाए कि अगर कोई लोहा है सीधा सा है तो उसकी भी डेंसिटी सब जगह बराबर होगी, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर कहीं मोटा है, कहीं घना है, कहीं कम घना है, कहीं ज्यादा घना है, तो वहां पर उसकी हर अलग अलग जगह अलग अलग डेंसिटी होगी। हवा की डेंसिटी हर जगह अलग अलग होती है। तो उसको हम स्केलर फील्ड कहते हैं कि वो डेंसिटी हर पॉइंट पर उसकी एक वैल्यू है और अलग अलग वैल्यू अलग अलग जगह पर है। तो ये हो गया आपका एक स्केलर फील्ड हो गया। वैसे ही वेक्टर फील्ड जो होता है, वेक्टर फील्ड में खाली वैल्यू नहीं होती, उसकी दिशा भी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फिजिक्स में हम देखते हैं, बहुत फेमस होता है कि जब हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हम सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी एक फील्ड है, उसकी भी किसी पॉइंट पर एक वैल्यू है, लेकिन खाली वैल्यू ही नहीं है, उस फील्ड पर, उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू के साथ उसकी एक डायरेक्शन भी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में काम कर रहा है। तो ये जो फंक्शन या जो भी इस तरह का फील्ड है जिसमें एक वैल्यू और एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं। और जहां खाली वैल्यू है उसको स्केलर पॉइंट फील्ड बोलिए। तो जैसा मैं समझ रहा हूँ, अपने दर्शकों को मैं एक बार और फिर क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ, और अभी उसको जो ऐसा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे मेरी बातों को। कि मान लीजिए एक नदी को हम देखें, और नदी में जो उसके सेंटर पर जो पानी का वेग है वो मैक्सिमम है, और वेग तो वेक्टर राशि है ही है। तो उसके सेंटर पर उसका जो वेग जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन क्रमशः जैसे जैसे हम साइड की ओर को आते रहते हैं, सेंटर से किनारे की ओर को आते रहते हैं, वैसे वैसे उसके प्रत्येक लेयर का वेग भी कम होते जाता है। बिल्कुल। और ऐसे दूसरी साइड को देखें, वैसा भी वहां होगा। तो फील्ड को हम मोटा मोटा ये कह लें कि भाई अगर आपको किसी भी पॉइंट पर उस वेक्टर की दिशा को वेक्टर की वैल्यू या उसकी दिशा को ज्ञात करना है, तो हम एक वाइड रूप में हमको फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी।
बिल्कुल, वहां पर फील्ड होता है। जी फील्ड बेसिकली ये समझिए कि जो सब जगह पर है, वैल्यू तो एक पॉइंट पर होगी, लेकिन फील्ड जी जो है हाँ। वो सब जगह पर होता है। तो एक तरह का, जैसे नॉर्मली फील्ड क्या होता है, फील्ड एक बहुत बड़ी चीज, बहुत जगह उसका एक क्षेत्र होता है, तो उसी को हम फील्ड बोलते हैं। तो उसमें अगर वो केवल उसकी मात्रा पे है या केवल वैल्यू उसमें है तो हम उसको स्केलर फील्ड बोलेंगे। और अगर हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन भी है तो हम उसको वेक्टर फील्ड बोलते हैं। यानी हमको वेक्टर या स्केलर का अगर बड़े क्षेत्र में अध्ययन करना हो तो हमको वेक्टर या स्केलर न कहकर वेक्टर फील्ड या वेक्टर स्केलर फील्ड फील्ड और बता स्केलर दें। फील्ड बोलेंगे, बिल्कुल। धन्यवाद संजय। अब थोड़ी सी हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये ग्रेडियंट क्या है, से इसको हम सही से डिफाइन कर पाए। बिल्कुल। तो ग्रेडियंट एक जैसे हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव, जी डी वाई बाई डी टी पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं, डी एफ बाई डी एक्स पढ़ते हैं। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? अगर कोई एक फंक्शन है जो एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो, मान लो वाई इक्वल टू एफ एक्स अगर हमने कहा, तो हमने कहा उसका डेरिवेटिव हम कहें डी एफ बाई डी एक्स। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो x अगर थोड़ा सा चेंज किया तो उसमें y की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, वो हम डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वो हमारा एक स्लोप हो गया। ये तो एक वेरिएबल है। मान लो हमारे पास ज्यादा वेरिएबल है, मान लो कि हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, तीन थ्री डायमेंशन में अगर कोई फंक्शन है, कोई स्केलर फील्ड है जो एक्स वाई जेड हर पॉइंट पर अलग अलग उसकी वैल्यू है, तो अगर हमको उसका डेरिवेटिव निकालना है हर पॉइंट पे, तो हमको वहां पर डी एफ बाई डी एक्स करना पड़ेगा, डी एफ बाई डी वाई करना पड़ेगा, डी एफ बाई डी जेड करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग दिशा में हमको उसके डेरिवेटिव चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गया खाली डेरिवेटिव। अब अगर हमको ये पता लगाना है कि किस दिशा में ये डेरिवेटिव ज्यादा हो रहा है, तो उस डेरिवेटिव को अब हम लोग दिशा भी साथ में जोड़ेंगे। हम कहेंगे डी एफ बाई डी एक्स टाइम्स आई प्लस डी एफ बाई डी वाई टाइम्स जे प्लस डी एफ बाई डी जेड टाइम्स के। आई जे के जो है तुम्हारे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की तरह माने जाते हैं, जो उनकी डायरेक्शन होती है। तो ये आपका बन गया अभी एक तरह से ग्रेडियंट हो गया। तो ग्रेडियंट क्या चीज है कि ग्रेडियंट एक स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट करने का एक साधन है। कैसे स्केलर से वेक्टर में हमको जाना है, वो ग्रेडियंट के रास्ते आप उसको करते हैं। जैसे पोटेंशियल है, फिजिक्स में अगर हम दोबारा जाएं तो पोटेंशियल क्या है? वी, जिसको हम वी बोलते हैं, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है। तो जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर फील्ड है। किसी भी पॉइंट में कोई चार्ज है, उसका हर पॉइंट पे एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन सबको पता है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, वो हमको उसको उसके पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो वो पोटेंशियल हो गया। वो तो खाली एक स्केलर है और हर पॉइंट पर है, तो ये स्केलर फील्ड हो गया। पर अगर हमको ये पता लगाना है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो हमको उसका ग्रेडियंट लेना पड़ेगा पोटेंशियल का हर पॉइंट पे। तो ये हो गया आपका वेक्टर फील्ड हो गया अभी। तो स्केलर फील्ड से वेक्टर फील्ड में जाने के लिए हम ग्रेडियंट को यूज करते हैं। तो यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रेडियंट मैक्सिमम पर डिस्टेंस के साथ मैक्सिमम परिवर्तन की दिशा को, जो भी फील्ड है, वो वेक्टर फील्ड है या जो स्केलर फील्ड है, जो स्केलर फील्ड है उसके डिस्टेंस के साथ कहाँ को इसका मैक्सिमम परिवर्तन हो रहा है, उस मैक्सिमम दिशा परिवर्तन हो रहा है, को हम देखना चाह रहे हैं। यानी जहाँ को मैक्सिमम परिवर्तन होता है, इसका मतलब कोई दिशा हो गई, और दिशा हो गई तो वो एक वेक्टर की तरह एक वेक्टर की तरह आ गया। बिल्कुल, मतलब अगर हम इस तरह समझे, मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू मान लो कि 10 है, डी एफ बाई डी वाई की वैल्यू 2 है, और डी एफ बाई डी जेड की वैल्यू 1 है। तो डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा हुई 10। तो अगर हम इसका वेक्टर बनाएंगे तो एक्स डायरेक्शन में तो हमारा वेक्टर आया 10, वाई डायरेक्शन में 2 और जेड डायरेक्शन में 1। तो वो लगभग लगभग एक्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो जो ये हो गया आपका ग्रेडियंट। तो आपका जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका ग्रेडियंट जो है वो आपको ले जाएगा, वो जो ग्रेडियंट वेक्टर होगा।
जैसे हम मान लीजिए हम नदी की बात करें तो नदी में जो ग्रेडियंट मैक्सिमम जो होगा जो सबसे बीच के लेयर पानी की होती है। अगर हम बिल्कुल नदी को देखें तो उसके जो बीच की लेयर होती है उस पर सबसे ज्यादा बहाव होता है, या परिवर्तन सबसे ज्यादा उसमें पानी की वेग में परिवर्तन ज्यादा उसमें होता है, तो उस ग्रेडियंट अगर हम देखेंगे तो वो बीच की सतह वाले को लेंगे। बिल्कुल वहां पर बीच में लेंगे बिल्कुल। जी समझे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। तो फिजिक्स में कुछ एक आध जगह और बताइए तो कैसे इसका एग्जाम, जैसा आपने इलेक्ट्रिक आपने कहा कि भाई अ, जो हमारा जो जो विभव है, विभव तो बेसिकली ऊर्जा ही है, ऊर्जा है, कार्य कह हाँ। सकते हैं उसे, बिल्कुल हाँ। कार्य, कार्य ही है, ऊर्जा बिल्कुल है। तो आपने उसका ग्रेडियंट निकाला और उसको फिर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कार्य किया। बिल्कुल। ऐसे कोई और एग्जाम्पल भी हम बता सकते हैं कि कहीं पर इसका इस्तेमाल हाँ, हम कर पाए। दूसरा एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। आप देखते हैं जी एटमॉस्फेयर जो है हमारा बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, वायुमंडल जिसको हम बोलते हैं। जी वायुमंडल में क्या है, देखिए हमारे जो भी ये मौसम विभाग वाले होते हैं वैज्ञानिक, वो आपको एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बता देते हैं कि क्या घोषणा होने वाली है, कि कहाँ बादल होंगे, कहाँ बारिश होगी, कहाँ पर तूफान आएगा। जो खास तौर से जो हमारे नागरिक देश के जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, तो उनको बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी तूफान आएगा। वो मछुआरे होते हैं और उनको पहले से अगर वार्निंग मिल जाए कि भाई तूफान आने वाला है, तो आप लोग वहां मत जाओ, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये इनको कैसे पता चलता है? वायुमंडल में जैसे हमने बताया आपका प्रेशर है, बस सब वायुमंडल है तो हर जगह प्रेशर अलग अलग है, हर जगह घनत्व भी अलग अलग है, हर जगह प्रेशर भी अलग अलग है। अच्छा, प्रेशर एक हमने कहा स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड क्यों कहा? प्रेशर तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पर क्योंकि वो हर जगह उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो उसको हमने फील्ड बोल दिया। फील्ड मतलब कोई भी बड़े लेवल पे बात होती है बहुत फैलाव में, तो हम फील्ड की बात करते हैं। एक पॉइंट पे हम कहेंगे तो स्केलर वैल्यू होगी। हाँ, तो ये बहुत क्लियर आपने कर दिया, ये हाँ, बहुत क्लियर आपने कर दिया कि अगर किसी पॉइंट पर बात करें तो वेक्टर कहें या स्केलर कहें, लेकिन अगर बड़े क्षेत्र की बात करें, उस जो भी राशि के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो हमको फील्ड का इस्तेमाल करना इसका फील्ड का हम इसका बोलेंगे। तो होता क्या है कि जब अगर हमको प्रेशर को मान लो, आजकल नई नई टेक्निक आ गई है, डॉपलर रडार एक को बोलते हैं। डॉपलर रडार क्या होता है कि एक मशीन होती है, ये मौसम विभाग वालों के पास बड़ी महंगी मशीन आती है, जो रेडियो वेव्स भेजती है, और साथ में उस वेव से वो जो बादलों से और जहां जहां पर कम ज्यादा जितनी भी आपका घनत्व हो रहा है उसका वायुमंडल में, उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। उससे उनको पता चल जाता है कि डेंसिटी क्या क्या, अलग अलग दूरी पर अलग क्या क्या डेंसिटी है। उनको यही पता चल जाता है कि बादलों की गति क्या है, गति नाप सकते हैं, प्रेशर के डिफरेंसेस नाप सकते हैं। तो अब उन्होंने वो फील्ड जो है, वो स्केलर फील्ड जो है, वो एक जगह से अपने उसमें बना लिया, एक मैथमेटिकली एक फंक्शन बना लिया। अब उनको फट से क्या करना है, उन्होंने अपने कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर ने उसमें से ग्रेडियंट निकाली, और ग्रेडियंट निकाल के उनको पता चल गया कि इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब जहां पर प्रेशर बहुत जल्दी गिरेगा, इसका मतलब वहां पर तूफान जल्दी आने वाला होगा, क्योंकि जब बिल्कुल। प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा तो बाहर की हवा तेजी से उसको भरने के लिए आ जाएगी, तो वहां पर तूफान आ जाएगा, वहां बादल आ सकते हैं, वहां बारिश बहुत जोर से हो सकती है। तो इसका बहुत जो ग्रेडियंट एक ऐसी चीज है जिसका समझिए आपके सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत ज्यादा। आपको भविष्यवाणी कर दे रहा है बकायदा। धन्यवाद डॉक्टर संजय, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। और हाँ, कैसे जीवन में कैसे कैसे इसका उपयोग हो रहा है ग्रेडियंट का, इस चीज को आपने आज जाना है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है हमने ये समझी कि भाई वेक्टर स्केलर क्या, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड क्या है। जब हम मैक्रोस्कोपिक वे में बात करेंगे तो हमको फील्ड की बात करनी चाहिए। फील्ड की बात करें, हमेशा और जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम हमेशा फील्ड की बात होती है, बिल्कुल। और अगर हम एक तो पॉइंट में बात कर रहे हैं तो हमेशा वेक्टर की बात होगी, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा तो हमेशा फील्ड की बात होगी। बिल्कुल, और आपने बता दिया कि ग्रेडियंट कैसे कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर और किन किन क्षेत्रों में हम इसमें इसका उपयोग कर पा रहे एक एक और है, एक चीज मैं हैं। कहना भूल गया। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। जो एआई के पीछे जो मैथमेटिक्स होती है, आपको पता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं आजकल उसको।
तो कंप्यूटर को आप एक पूरी बुक दे दें, पूरी लाइब्रेरी दे दें पढ़ने के लिए, वो फटाफट उसको पढ़ना तो क्या आता है, उसको खाली टेक्स्ट दिखता है, ABCD दिखते हैं, थोड़ा सा नंबर दिख गए, सब कुछ हो गया, उसने उसको देख लिया कंप्यूटर ने, उसकी मेमोरी में सब आ गया। अब कंप्यूटर जो है पैटर्न देख रहा है, कहां पर क्या पैटर्न है, किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आ रहा है, किस वाक्य के बाद कौन सा वाक्य आ रहा है। तो इस तरह के उसके हजारों लाखों अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। जब आप उससे कोई सवाल पूछते हैं, जब उसकी ट्रेनिंग होती है AI की, तो इसको फाउंडेशन मॉडल्स बोलते हैं। जब फाउंडेशन मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है तो उसके लिए एक टेक्निक जो होती है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। और वो टेक्निक में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट का, स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। वो बेसिकली क्या है कि आपका ग्रेडियंट है वो ऐसी ग्रेडियंट है जहां पर जो वेरिएबल की संख्या है वो लाखों करोड़ों में है। ये ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल X या Y या Z 3 है, वहां लाखों करोड़ों अरबों में वेरिएबल होते हैं। तो इसलिए उनको ट्रेन करने में बहुत मतलब वो कंप्यूटेशन पावर लगती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा मशीनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हो यही रहा है, वहां भी ग्रेडियंट यूज हो रही है। ग्रेडियंट से पता लगा रहा है कि किसी भी सोल्यूशन को पहुंचने के लिए स्टीपेस्ट रास्ता कौन सा है। हाँ, मतलब ये करीब करीब सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा हो गया, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा हो गया, तो वैसे ही आपको उसका आंसर देता है आपके सवाल का। तो संजय, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो हम स्केलर फील्ड फंक्शन बनाते हैं या वेक्टर फील्ड फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई एक फंक्शन f(x) बराबर x स्क्वायर i प्लस वाई स्क्वायर j प्लस जेड स्क्वायर के, हमने एक फंक्शन बना दिया। ये सब फंक्शन हम बनाते कैसे हैं, इसका आधार क्या होता है? होता क्या है कि कोई भी फंक्शन हम क्यों लिख रहे हैं, पहले तो हमको ये देखना है। कोई समस्या का समाधान करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शंस को। खास तौर से अगर हम फिजिक्स को लें, जहाँ जो भौतिक विज्ञान में जो साधारण जीवन में जहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे कूलम्स लॉ है, हम दो चीजें लेंगे, कूलम्स लॉ लेते हैं और हम एक न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ लेते हैं। दोनों के दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। कूलम्स लॉ आपका क्या है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आपने कह दिया, और ग्रेविटेशन लॉ है आपका है M1 M2 ओवर R स्क्वायर आ गया, उसके आगे एक कांस्टेंट कुछ वैल्यू रहती है। पर ये सब हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि इस पर प्रयोग किए गए वैज्ञानिकों ने, कूलम ने और न्यूटन ने प्रयोग किया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों के मास पे डिपेंड करता है, तो प्रोपोर्शनलिटी होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू दोनों का मास होगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होगा। वैसे कूलम का भी ऐसी आया। करते हैं या कोई भी चीज हमको पढ़ते हैं तो पहले हमको एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फिर उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए फिर हमको किताबें खोलनी चाहिए कि अच्छा ये पहले तो अपने दिमाग से सोचे कि ऐसा क्या हो रहा है, और फिर किताबों में देखें कि और वैज्ञानिक लोग इसको क्या कहते हैं। तो वहां से इन फंक्शंस की इजाद होती है। जैसे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है, R क्या है, 3 डायमेंशन में R स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 डायमेंशन में होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा जो आपका डायगोनल होगा। तो ये आपका आ गया फंक्शन x y z का फंक्शन आ गया, fx y z आ गया 1 ओवर R स्क्वायर, एक तरह से सोचिए। तो वैसे ही हमारे अगर कहीं पर किसी कोई डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी पॉइंट के बीच में निकालनी है तो वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो वहां पर हमारा दूसरा फंक्शन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसमें आ गया। तो हम जब भी कोई स्केलर फंक्शन अगर हम लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो उसके पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके होते हैं, उससे हम स्केलर फंक्शन को यूज करते हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी ने आंख बंद कर कहा कि नहीं भैया ये तो स्केलर फंक्शन ऐसा होना चाहिए, अब इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो। ऐसे दिग्गज बस दुनिया में 2-4 ही हुए, एक आइंस्टाइन हुए, एक हमारे रामानुजन हुए, जिन्होंने आंख बंद करी और एक फंक्शन लिख दिया, अब तुम उसको ढूंढते रहो कहाँ है। तो लोगों को बाद में पता चला कि हाँ भाई ये बात तो जो लिखी थी सही लिखी थी। पर ऐसे बाकी जो चीजें होती है, जो बाकी काम हुए हैं फंक्शन, स्केलर फंक्शन के, वो सब के सब एक्सपेरिमेंट के बाद ही आपको समझ में आते हैं। तो मतलब कई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बाद हम एक सही बिल्कुल फंक्शन बनाने में सक्षम हो। बिल्कुल, उसमें बहुत समय लगता है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। पहली बात तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, आपकी गलतियां होंगी, आपके इंस्ट्रूमेंट की गलतियां होती हैं, आपकी अपनी मेजरमेंट गलतियां होती हैं, फिर आपकी कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है। तो आप करते रहे, कुछ समय बाद धीरे धीरे वो चीज, फिर आप उसको फिटिंग करते हैं, हम कहते हैं कर फिटिंग हो रही है, ये फिटिंग हो रही है, डेटा फिट कर रहे हैं। ये सब विज्ञान का ही पार्ट है। इससे आपको समझ में आता है कि जो
प्रकृति में जो चीजें चल रही हैं वो किस नियम के आधार पे चल रही है। अब वो नियम खोज चुके हैं वैज्ञानिक आजकल, तो हमको उनको बस सीधा हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड मान के चल देते हैं कि किसी ने काम कर दिया, हम तो उसको यूज ही कर रहे हैं। पर जो शुरुआत हुई थी वो हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय। और बड़ी उपयोगी बात आपने कही है कि अक्सर ये हम देखते हैं कि ये जब बच्चे बीएससी पढ़ते हैं, एमएससी पढ़ते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि ये ग्रेडियंट क्या है, याद तो करते हैं लेकिन उसको समझते हैं। तो आज आपने बड़े सुंदर इसकी व्याख्या कर दी है, और मुझे आशा है कि हमारे बच्चे और कई अन्य लोग जो भी सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, उनको इस बात की अब एक बेहतर समझ बनेगी कि भाई फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम कैसे कैसे उपयोग में लाते हैं। तो धन्यवाद संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बिल्कुल, धन्यवाद जी। चलिए, वेक्टर व वेक्टर फील्ड। वेक्टर एक सिंगल एरो होता है जो उस राशि के परिमाण व दिशा को दिखाता है, जबकि वेक्टर फील्ड किसी बड़े क्षेत्र के किसी भी पॉइंट पर वेक्टर के परिमाण व उसकी दिशा को दिखाते हैं। जैसे ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, ये किसी पॉइंट पर है, और अगर मुझे अनेक पॉइंट पर ये वेलोसिटी वेक्टर को ज्ञात करना है तो हमें वेलोसिटी फील्ड की बात करनी चाहिए। चलिए इसको थोड़ी आगे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये नदी है। इस नदी को आप देखें तो इस नदी का जो सबसे ज्यादा पानी का जो सबसे ज्यादा वेग होता है इसके मध्य में होता है। फिर जैसे जैसे आप बाईं ओर को आते हैं तो ऐसे ऐसे इसका वेग कम होते जाता है, और लास्ट में आप पाते हैं कि नदी का लास्ट कोने में पानी का वेग लगभग शून्य होता है। यही बात आप दूसरी ओर भी कह सकते हैं। यहाँ भी देखिए मध्य में वेग मैक्सिमम है, और फिर धीरे धीरे इसका वेग कम होते जा रहा है और आखिर में शून्य हो जा रहा है। अगर हमें किसी एक पॉइंट पर पानी के वेग को ज्ञात करना है तब तो ये इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को हम इससे दिखा रहे हैं। ये तीर की लंबाई इसके परिमाण को दिखा रही है, और तीर की जो दिशा है वो इसके पानी के बहने की दिशा को दिखा रही है। अगर मुझे प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी को ज्ञात करना है तो हम एक वेक्टर से काम नहीं चलेगा, तो हमको वेक्टर फील्ड फंक्शन की बात करनी चाहिए। तो जब भी हमें किसी बड़े क्षेत्र में ये जो वेक्टर राशि है उसके परिमाण और दिशा को ज्ञात करना होता है तो फिर हम वेक्टर फील्ड फंक्शन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर को ये एक वेलोसिटी फील्ड है, तो वेलोसिटी फील्ड का मतलब है पानी के प्रत्येक पॉइंट पर, जितना आप देख रहे हैं इसके प्रत्येक पॉइंट पर हम पानी की वेलोसिटी को दिखाने में सक्षम हो रहे हैं। तो वेलोसिटी फील्ड फंक्शन जब भी कर रहे हैं तो फंक्शन का मतलब है कि वेलोसिटी एक्स और वाई व जेड के द्वारा किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, और जब एक्स वाई जेड के मान को परिवर्तित करेंगे तो ये भिन्न भिन्न जगहों पर हम वेलोसिटी के मान को ज्ञात करने में सक्षम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E बराबर 1/4πε0 Q/r² से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर R इस बिंदु से किसी डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो जैसे कि अगर नजदीक पर देखें तो यहाँ पर को R कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, हम दूर जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा, और दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और कम हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो अगर हमको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तब तो एक वेक्टर काफी है। अब लेकिन अगर हमें किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन की बात करनी चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी चाहिए। तो इस फंक्शन के जरिए आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे इसको नेगेटिव चार्ज को देखिए, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होते जाएगा, क्योंकि E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, तो डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होते जाता है। तो अगर आपको किसी एक पॉइंट पर वेक्टर को ज्ञात करना है तो वेक्टर करना पर्याप्त है, लेकिन एक क्षेत्र में अगर वेक्टर के मान को ज्ञात करना है तो हमें फील्ड की बात करनी चाहिए।
ग्रेडियंट का अर्थ किसी रेखा की ढाल से होता है। इसे हम h/x से प्रदर्शित करते हैं। इसे आप tan थीटा भी कह सकते हैं। ग्रेडियंट का अक्सर इस्तेमाल इंजीनियर सड़क की ढाल को निकालने में करते हैं। अनेक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अगर मान लीजिए किसी रेखा का ढाल 0.01 है तो इसका अर्थ है कि 10 मीटर क्षैतिज दूरी तय करने पर 1 सेंटीमीटर सड़क की ऊंचाई बढ़ जाएगी। जब हम वेक्टर और स्केलर की बात करते हैं तो साथ साथ में ये भी हमको जानना जरूरी है कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन के जरिए हम किसी स्केलर राशि को वेक्टर राशि की तरह प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। किसी बिंदु पर यह बताता है कि वह राशि या वह फंक्शन उस बिंदु से किस दिशा में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन को हम del f अपॉन del xi प्लस del f अपॉन del yj प्लस del f अपॉन del zk से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर f x y z बराबर x y स्क्वायर z क्यूब है तो किसी पॉइंट 111 पर हम ग्रेडियंट f को निकालना चाह रहे हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू del f अपॉन del xi प्लस del f अपॉन del yj प्लस del f अपॉन del zk है। तो जब हम del f अपॉन del x निकालते हैं तो उस केस में y और z तो कांस्टेंट होगा और x का जब हम डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो y स्क्वायर z क्यूब आएगा और पॉइंट 111 पर जब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ऐसे ही del f अपॉन del y जब हम निकालेंगे तो उस वक्त x और z कांस्टेंट होंगे, केवल y स्क्वायर का निकलेगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होगा, तो इसका जो मान आ जाएगा 2xyz क्यूब आ जाएगा। और जब पॉइंट 111 पर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान भी 2 आएगा। इसी प्रकार से हम del f अपॉन del z का मान भी निकाल सकते हैं और जब इन तीनों को मान को हम ग्रेडियंट ऑफ f में रखेंगे तो इसका मान i प्लस 2j प्लस 3k आ जा रहा है। तो ये यानी f तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है लेकिन ग्रेडियंट f आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि यह अब एक वेक्टर की तरह प्रदर्शित हो रहा है। आइए एक्चुअली और गंभीरता से इस बात को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब मान लीजिए ये एक हीटर है, मान लीजिए यहां पर ये व्यक्ति है, तो ये दिखा रहा है कि इस दिशा में सबसे तेजी से ताप में परिवर्तन हो रहा है। अगर यह व्यक्ति थोड़ी दूसरी जगह चले जाए, इस पॉइंट में आ जाए, तो ग्रेडियंट की दिशा अब ऐसी हो जाएगी, क्योंकि अगर जब इस दिशा में चलेगा तो उसको सबसे ज्यादा ताप में परिवर्तन महसूस होगा। अगर वो यहां पर आ जाए तो इस केस में उसको सबसे ज्यादा ताप का परिवर्तन इस दिशा में चलने में महसूस होगा। और अगर वो और नजदीक आ जाए तो आप देखेंगे कि ये वो दिशा है जहां को सबसे तेजी से ताप का परिवर्तन हो रहा है, यानी ये ग्रेडियंट की दिशा है। तो जहां पर भी आप तीर देख रहे हैं ये सब ग्रेडियंट की दिशा हो रही है। और ये तीर की लंबाई जो ज्यादा है वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा तेजी से ताप में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब यह हीटर के और नजदीक आ गया है। तो अगर भाई जब और नजदीक आ जाएंगे तो ये ग्रेडियंट का मान और भी तेजी से बढ़ेगा और तीर का जो लंबाई है उसको भी हमको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन किसी पॉइंट पर उस दिशा की ओर इंगित करता है जहां को सबसे तेजी से ताप का परिवर्तन हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखें कि यह व्यक्ति इस रास्ते से होकर वो इस पहाड़ के शिखर में जाना चाहता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर ग्रेडियंट देखूं तो यह उस रास्ते को बता रहा है कि जहां से चलने पर वह सबसे पहले इस पर्वत की चोटी में पहुंच जाएगा, यानी वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की ओर को इंगित कर रहा है। उस दिशा को दिखा रहा है जहां से चलने पर अगर वो चल पाए तो सबसे जल्दी इस पॉइंट पर शिखर में पहुंच जाएगा। ऐसे भाई जब वो यहां पहुंच गया तो ये पॉइंट से जो ग्रेडियंट की दिशा होगी वो ये होगी, क्योंकि यही वो रास्ता होगा जिस पर आप सबसे तेजी से इस शिखर में पहुंच पाएंगे। तो ग्रेडियंट उस दिशा को दिखा रहा है जिस दिशा में चलने पर आप सबसे पहले शिखर में पहुंच पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देखें कि ये पृथ्वी है
और ये पृथ्वी का वातावरण है, पृथ्वी के निकट वातावरण डेंस है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर को जा रहे हैं वैसे वैसे ये वातावरण विरल होते जा रहा है। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि ये वायुदाब जो होता है, ये जो वायुदाब होता है ये एक्सपोनेंशियली कम होते जाता है। पृथ्वी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है पृथ्वी से, वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली यह कम होते जाता है। तो इसका जो इक्वेशन हमको प्राप्त होती है पी एक्स वाई जेड इक्वल्स पी जीरो ई की पावर माइनस के टाइम्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर, जहां पर आर पृथ्वी की त्रिज्या है और ये एक्स वाई जेड इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर से अगर आप अनुमान लगाएं तो आप पाएंगे कि तेजी से जहां को दाब प्रवर्तित हो रहा होगा वो दिशा ये होगी, यानी ये ग्रेडियंट की दिशा होगी। चलिए जरा देखें इसको। आप देखें कि पृथ्वी घूम रही है और इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर, इसको अगर हम देख लें, ये तीर जो है ग्रेडियंट की दिशा को दिखा रहा है। जब हम इस पॉइंट P पर ग्रेडियंट का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी दिशा ये आती है। तो ग्रेडियंट उस दिशा को दिखाता है जिस दिशा में सबसे तेजी से दाब में परिवर्तन हो रहा है। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन का मतलब है कि देखिए f तो स्केलर राशि है, लेकिन ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर राशि होगी। नंबर 2, यह एक पॉइंट फंक्शन है। इस पॉइंट पर ये ग्रेडियंट की दिशा ये है, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट देखेंगे उसकी दिशा ये होगी, अगर इस पर देखेंगे उसकी दिशा ये होगी। तो ग्रेडियंट की दिशा पॉइंट टू पॉइंट बदलती है और ये एक तरीका है जिसके जरिए हम स्केलर राशि को वेक्टर राशि की तरह प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन के जरिए हम किसी स्केलर राशि को वेक्टर राशि की तरह प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। किसी बिंदु पर यह बताता है कि वह राशि या वह फंक्शन उस बिंदु से किस दिशा में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन को हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब है तो किसी पॉइंट 111 पर हम ग्रेडियंट एफ को निकालना चाह रहे हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के है। तो जब हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो उस केस में y और z तो कांस्टेंट होगा और x का जब हम डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब आएगा और पॉइंट 111 पर जब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई जब हम निकालेंगे तो उस वक्त x और z कांस्टेंट होंगे, केवल वाई स्क्वायर का निकलेगा, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होगा, तो इसका जो मान आ जाएगा 2xy जेड क्यूब आ जाएगा। और जब पॉइंट 111 पर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान भी 2 आएगा। इसी प्रकार से हम डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान भी निकाल सकते हैं और जब इन तीनों को मान को हम ग्रेडियंट ऑफ एफ में रखेंगे तो इसका मान i प्लस 2j प्लस 3k आ जा रहा है। तो ये यानी एफ तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है लेकिन ग्रेडियंट एफ आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि यह अब एक वेक्टर की तरह प्रदर्शित हो रहा है। आइए एक्चुअली और गंभीरता से इस बात को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब मान लीजिए ये एक हीटर है, मान लीजिए यहां पर ये व्यक्ति है, तो ये दिखा रहा है कि इस दिशा में सबसे तेजी से ताप में परिवर्तन हो रहा है। अगर यह व्यक्ति थोड़ी दूसरी जगह चले जाए, इस पॉइंट में आ जाए, तो ग्रेडियंट की दिशा अब ऐसी हो जाएगी, क्योंकि अगर जब इस दिशा में चलेगा तो उसको सबसे ज्यादा ताप में परिवर्तन महसूस होगा। अगर वो यहां पर आ जाए तो इस केस में उसको सबसे ज्यादा ताप का परिवर्तन इस दिशा में चलने में महसूस होगा। और अगर वो और नजदीक आ जाए तो आप देखेंगे कि ये वो दिशा है जहां को सबसे तेजी से ताप का परिवर्तन हो रहा है, यानी ये ग्रेडियंट की दिशा है। तो जहां पर भी आप तीर देख रहे हैं ये सब ग्रेडियंट की दिशा हो रही है। और ये तीर की लंबाई जो ज्यादा है वो ये दिखा रहा है कि
यहाँ पर को ज्यादा तेजी से ताप में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब यह हीटर के और नजदीक आ गया है। तो अगर भाई जब और नजदीक आ जाएंगे तो ये ग्रेडियंट का मान और भी तेजी से बढ़ेगा और तीर का जो लंबाई है उसको भी हमको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन किसी पॉइंट पर उस दिशा की ओर इंगित करता है जहां को सबसे तेजी से ताप का परिवर्तन हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखें कि यह व्यक्ति इस रास्ते से होकर वो इस पहाड़ के शिखर में जाना चाहता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर ग्रेडियंट देखूं तो यह उस रास्ते को बता रहा है कि जहां से चलने पर वह सबसे पहले इस पर्वत की चोटी में पहुंच जाएगा, यानी वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की ओर को इंगित कर रहा है, उस दिशा को दिखा रहा है जहां से चलने पर अगर वो चल पाए तो वो सबसे जल्दी इस पॉइंट पर शिखर में पहुंच जाएगा। ऐसी बात है, वो यहां पहुंच गया तो ये पॉइंट से जो ग्रेडियंट की दिशा होगी वो ये होगी, क्योंकि यही वो रास्ता होगा जिस पर आप सबसे तेजी से इस शिखर में पहुंच पाएंगे। तो ग्रेडियंट उस दिशा को दिखा रहा है जिस दिशा में चलने पर आप सबसे पहले शिखर में पहुंच पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देखें कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वातावरण है। पृथ्वी के निकट वातावरण डेंस है और जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर को जा रहे हैं वैसे वैसे ये वातावरण विरल होते जा रहा है। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि ये वायुदाब जो होता है, ये जो वायुदाब होता है ये एक्सपोनेंशियली कम होते जाता है। पृथ्वी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है पृथ्वी से वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली यह कम होते जाता है। तो इसका जो इक्वेशन हमको प्राप्त होती है pxyz इक्वल्स p0 e की पावर माइनस k टाइम्स अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस r, जहां पर r पृथ्वी की त्रिज्या है और ये xyz इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर से अगर आप अनुमान लगाएं तो आप पाएंगे कि तेजी से जहां को दाब परिवर्तित हो रहा होगा वो दिशा ये होगी, यानी ये ग्रेडियंट की दिशा होगी। चलिए जरा देखें इसको। आप देखें कि पृथ्वी घूम रही है और इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर, इसको अगर हम देख लें ये तीर जो है ग्रेडियंट की दिशा को दिखा रहा है। जब हम इस पॉइंट P पर ग्रेडियंट का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी दिशा ये आती है। तो ग्रेडियंट उस दिशा को दिखाता है जिस दिशा में सबसे तेजी से दाब में परिवर्तन हो रहा है। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन का मतलब है कि देखिए f तो स्केलर राशि है लेकिन ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर राशि होगी। नंबर 2, यह एक पॉइंट फंक्शन है। इस पॉइंट पर एक ग्रेडियंट की दिशा ये है, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट देखेंगे उसकी दिशा ये होगी, अगर इस पर देखेंगे उसकी दिशा ये होगी। तो ग्रेडियंट की दिशा पॉइंट टू पॉइंट बदलती है और एक तरीका है जिसके जरिए हम स्केलर राशि को वेक्टर राशि की तरह प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं।